देखिए, अब हम लोग बात करते हैं धारा 4 का की। 4 तक आप पढ़ चुके हैं। 4 का जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, दहेज के विज्ञापन पर पाबंदी। देखिए, दहेज का विज्ञापन आप नहीं दे सकते। आप शादी के लिए, विवाह के लिए अपने बेटी का या बेटे का इश्तेहार तो आप दे सकते हैं, लेकिन आप उसमें ये नहीं नोटिस कर सकते या ये नोट नहीं लिखवा सकते कि हम अगर हमारी बेटी से या बेटे से आप शादी करेंगे तो हम आपको इतने रुपए देंगे या फिर हम इतने रुपए लेंगे। यानी कि दहेज का विज्ञापन आप नहीं कर सकते। तो देखिए, दंड क्या है अगर दहेज का कोई विज्ञापन करता है, उसके लिए 6 मास से कम नहीं होगा दंड। मतलब कि न्यूनतम 6 माह तो होगा ही होगा, साथ में अधिकतम ये बढ़ सकता है 5 वर्ष तक, और आपको 15,000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ये धारा 4 का की बात रही। अब देखते हैं हम धारा 5 की बात करते हैं। तो देखिए, धारा 5 में जो सेंटेंस लिखा है उसमें लिखा है दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा। इसको समझिए आप, दहेज लेने और देने का करार शून्य क्या होगा। आपको पता है कि न्यायालय में कभी कभी अगर मान लीजिए किसी ने कोई करार कर लिया पहले से कि मान लीजिए अगर शादी करते हैं उसके बाद आप हमको शादी के लिए 2 लाख रुपए देंगे, ये आपने करार कर लिया। तो आपने कोर्ट में अगर इसको करार कर लिया और शादी अगर हो भी गई और उसके बाद अगर उस व्यक्ति ने 2 लाख रुपए आपको नहीं भी दिए, तो इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते ये कहते हुए कि हमने तो पहले से करार कर लिया था तो 2 लाख रुपए का, तो अब ये हमें 2 लाख रुपए नहीं दे रहे हैं तो इसलिए दंड के अधिकारी होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका जो करार है वो क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि उस करार की कोई भी महत्ता नहीं, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो दहेज का करार आपका शून्य होता है। धारा 6 में देखिए, धारा 6 में लिखा है पत्नी या वारिस के लाभ पद हेतु प्राप्त दहेज वर पक्ष द्वारा यदि विहित समय 3 माह में पत्नी को नहीं दिया जाता है तो। मान लीजिए कि कोई ऐसा दहेज आपने लिया है और वो पत्नी और वारिस के लाभ के लिए दिया गया था, तो उस वर पक्ष को वो जो दहेज लिया गया है, वो जो धन लिया गया है, वो जो संपत्ति ली गई है, किसके लिए, पत्नी और वारिस के लाभ के लिए, तो 3 माह के अंतर्गत, विवाह के 3 माह के अंतर्गत पत्नी को वो पूरा संपत्ति या पूरा दहेज जो है वो लौटाना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो देखिए, दंड का प्रावधान क्या है कि न्यूनतम 6 माह का उसको कारावास होगा, और साथ ही साथ अधिकतम ये 2 वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माना 5,000 से 10,000 तक आपको लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से धारा 6 कंप्लीट कर ली। देखते हैं धारा 7, इसमें टोटल 10 धाराएं हैं, तो अभी हम हैं 7 पर। तो देखते हैं 7 में क्या लिखा हुआ है, इसके अधीन अपराधों का संज्ञान लिया जाता है। यानी कि जो धारा 7 है इसके तहत अपराध जो होते हैं उनका संज्ञान लिया जाता है। अब कौन लेता है संज्ञान, इसके बारे में इसमें दिया गया है। पहला क्या दिया गया है, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। या तो महानगर मजिस्ट्रेट आप जाते हैं डीएम, और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट मान लीजिए एसडीएम हो गया, तो ये लोग इसका संज्ञान ले सकते हैं। अब देखिए, न्यायालय अपराध का संज्ञान किन किन स्थितियों में करेगा। जो न्यायालय है वो संज्ञान लेगा पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। मान लीजिए पुलिस ने कोई रिपोर्ट दर्ज करी है, वो रिपोर्ट दर्ज करी है, उसके आधार पर न्यायालय संज्ञान लेगा कि हाँ भाई, ऐसे ऐसे दहेज जो है वो यहाँ पर लिया जा रहा है या दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें, दूसरा इसमें लिखा है न्यायालय स्वयं अपनी जानकारी पर, किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है लेकिन न्यायालय को किसी तरीके से पता चलता है कि इस शादी में या इस विवाह में दहेज का लेन देन हुआ है, तो उस स्थिति में भी आप देखिए कि न्यायालय जो है वो संज्ञान कर सकता है स्वयं की जानकारी पर। अब देखिए अगला क्या है, व्यथित व्यक्ति, उसके माता पिता, उसके नातेदार या उसके कोई भी सगे संबंधी, पड़ोसी, उसके जानकार आदि के परिवाद पर। आप देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया परिवाद। परिवाद को आप याद रखिए, परिवाद का मतलब होता है कंप्लेन। तो यहाँ पर है कि कोई या तो वही व्यथित व्यक्ति आ जाए जिसकी शादी हो रही है, वही कह दे कि हाँ हमसे दहेज लिया जा रहा है, या फिर उसके माता पिता या उसके नातेदार के परिवार पर की कंप्लेन पर न्यायालय क्या करेगा, इसका संज्ञान लेगा। अब उसके बाद देखिए अगला है, किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किए गए परिवाद पर। यानी कि कोई मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन क्या है। देखिए कभी कभी हिंदी जो होती है वो थोड़ी टफ हो जाती है, लेकिन इंग्लिश में अगर उसको बोलें तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। कल्याण संस्था या संगठन को हम लोग एनजीओ बोलते हैं। तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि कोई एनजीओ
मान्यता प्राप्त एनजीओ अगर क्या करता है, परिवाद करता है, किस बारे में, दहेज लेने या देने के संबंध में कंप्लेन करता है। परिवाद का मतलब बताया क्या है, कंप्लेन करता है। तो कंप्लेन करता है तो बताइए उस स्थिति में भी न्यायालय उस अपराध का क्या करेगा, संज्ञान लेगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे धारा 8। 7 तक आपने पढ़ लिया है। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध अजमानतीय और अशमनीय होगा। देखिए दोनों ही वर्ड जो है अजमानती और अशमनीय, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अजमानती तो आप समझते हैं, अगर इस अधिनियम के तहत किसी ने अपराध किया है तो ये अगर उस अपराध को सिद्ध हो जाता है तो फिर उसकी जमानत नहीं होगी, क्योंकि ये अपराध कैसा है, अजमानती है। लेकिन आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अशमनीय क्या होता है। अशमनीय और शमनीय अपराध क्या होते हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए शमनीय का अर्थ होता है समझौता। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ शमनीय। शमनीय जो होता है इसका अर्थ होता है समझौता, यानी कि ऐसे अपराध जिनमें क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, शमनीय अपराध कहते हैं। ठीक है, और ऐसे अपराध जिनमें समझौता नहीं हो सकता उनको हम लोग क्या कहते हैं, अशमनीय अपराध कहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये जो अपराध है इस अधिनियम के अंतर्गत वो कैसा है, अशमनीय है, यानी कि इस अपराध में समझौता नहीं हो सकता। अब देखिए जो सीआरपीसी की धारा 320 है, ये बताती है कि शमनीय और अशमनीय क्या होता है इस धारा के अंतर्गत। तो देखिए मैंने लिखा भी है, अपराध का शमनीय व अशमनीय होना किस धारा के तहत, सीआरपीसी की धारा 320 के तहत। इसमें देखिए 2 धाराएं, एक है 320(1) और एक है 320(2). तो देखिए 320 में क्या दिया गया है, शमनीय अपराधों की लिस्ट दी गई है। क्या ऐसे कौन कौन से अपराध हैं जो कि समझौते से उन अपराधों का सॉल्यूशन निकल जाता है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, शमनीय अपराध बोलते हैं। तो इसमें वो लिस्ट दी गई है, और इस लिस्ट के अलावा जितने भी अपराध होंगे वो क्या कहलाएंगे, अशमनीय अपराध कहलाएंगे। तो अब आप एक चीज़ समझिए कि शमनीय अपराध क्या होते हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं कि देखिए एक अपराध होता है जिसमें बिना न्यायालय की अनुमति के, यानी कि ऐसे अपराध होते हैं जिनमें न्यायालय की ज़रूरत ही नहीं होती समझौते में, और एक होते हैं जिसमें न्यायालय की अनुमति के, यानी कि इनमें समझौता होने के लिए न्यायालय की अनुमति लेना अति आवश्यक होता है। ये बात आप समझे। अब देखिए ऐसे कौन से अपराध होते हैं, ऐसे कौन से अपराध होते हैं जिनमें आप बिना न्यायालय की अनुमति के ही समझौता करा सकते हैं, जिसमें पुलिस बिना न्यायालय की अनुमति के समझौता कराती है। अब आप देखिए एक होती है, आपने पढ़ा होगा चोरी। चोरी एक ऐसा अपराध है जिसमें पुलिस क्या करती है, न्यायालय के अनुमति के बिना ही 2 पक्षों के बीच में समझौता करा सकती है। और इस समझौते को करेगा कौन, जिसके यहाँ पर मान लीजिए चोरी हुई है। मान लीजिए मैं एक ऑनर हूँ, या मेरा एक घर है और मेरे घर पे किसी ने चोरी की है, ठीक है, और मुझे पता चल जाता है कि वो चोर कौन है, वो पकड़ा जाता है। बाद में मान लीजिए वो चोर मेरे पास आया और रोने लगा और मुझसे विनती करने लगा कि बहुत गरीब है और उसे छोड़ दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए। तो बताइए अगर मैं उसको माफ़ कर देता हूँ तो यही क्या हो गया, समझौता हो गया, यानी कि मेरे और उस चोर के बीच में क्या हो गया, समझौता हो गया। तो ऐसे अपराध होते हैं जिसमें न्यायालय की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर मान लीजिए चोरी की तो उसमें समझौते के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे का निवारण कर सकते हैं। और अगर हमने उसको माफ़ कर दिया तो बताइए क्या होगा, वो दोष मुक्त हो जाएगा, उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। दूसरा देखिए किसी को चोट पहुंचाना, मान लीजिए आए दिन झगड़े होते रहते हैं लोगों के बीच में, और मान लीजिए किसी ने किसी का शरीर फोड़ दिया, मान लीजिए होता है ऐसा, लड़ाई हो जाती है आपस में, और उसके बाद क्या हुआ, अपने परिवार का ही सदस्य है, कल को उसने क्या कहा कि हम दोनों में आपस में क्या हो गया, समझौता हो गया है। हालांकि उसकी रिपोर्ट लिखी जा चुकी थी, लेकिन आपस में क्या हो गया, समझौता हो गया। तो बताइए अगर समझौता हो गया तो उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। ये किस अपराध की श्रेणी में आ रहे हैं, ये सब शमनीय अपराध की श्रेणी में आ रहे हैं, यानी कि ऐसे अपराध जिनमें हम लोग समझौते के द्वारा उन अपराधों का सॉल्यूशन, उन अपराधों को हल कर सकते हैं। जैसे अडल्ट्री या जारता, अडल्ट्री या जारता ये भी किस में आता है, धारा 320(1) के तहत। अगर इसमें समझौता हो जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा ऐसे कौन से अपराध होते हैं जिनमें हमें न्यायालय की अनुमति लेना जरूरी है, समझौता कराने के लिए भी आपको 2 पक्षों में समझौता करा रहे हैं तो भी आपको न्यायालय की परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे इसमें एक अपराध आता है महिला का गर्भपात। अगर किसी व्यक्ति ने महिला का गर्भपात कराया है तो ये कैसा अपराध है, ये शमनीय अपराध है, समझौता हो सकता है इसमें, लेकिन किसकी परमिशन के थ्रू,
न्यायालय की परमिशन बहुत ही आवश्यक है। न्यायालय के पास आप जाएंगे, न्यायालय परमिशन देगा और उसके बाद आप आपस में समझौता कर सकते हैं। और अगर समझौता हो गया तो उसके पश्चात आपको, यानी कि जिसने अपराध किया उसको दोष मुक्त कर दिया जाएगा। इसी के तहत देखिए, जैसे कि यह पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह होता है। आजकल पति और पत्नी के जीवित रहते हुए भी कोई व्यक्ति, पति या तो दूसरी पत्नी या किसी से विवाह कर ले या पत्नी किसी व्यक्ति से विवाह कर ले, तो उसके लिए जो पति और पत्नी पहले से हैं उनके बीच में अगर समझौता हो गया, लेकिन समझौता भी किसकी परमिशन से होगा? न्यायालय की अनुमति के आधार पर उनके बीच में अगर समझौता हो जाता है तो वो आराम से रह सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, किसी महिला की निजता को भंग करने का अपराध। मान लीजिए आजकल आप देखते हैं कि किसी महिला की निजता को भंग कर दिया, यानी कि उसकी प्राइवेसी को किसी ने लीक कर दिया अगर मान लीजिए, और जिसने लीक किया है बाद में न्यायालय की अनुमति से उन दोनों के बीच में आपस में समझौता हो जाता है, तो उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा? दोष मुक्त कर दिया जाएगा, उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। तो इन सब अपराधों की लिस्ट दी गई है, शमनीय अपराधों की लिस्ट दी गई है धारा की CRPC 320 में। और इसके अलावा जितने भी अपराध आएंगे वो सभी किस में आएंगे? अशमनीय अपराधों की श्रेणी में आएंगे, जिनमें समझौता नहीं हो सकता। जैसे कि आप देख रहे हो, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में भी अगर इसके अंतर्गत कोई अपराध करता है तो उसमें समझौता नहीं होता, वो अशमनीय अपराध के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं हम लोग धारा 8 का काम, कि धारा 8 के काम में क्या है। मैंने बहुत अच्छे से आपको लिख के दिखाया है कि कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति धारा 3 के तहत, आपको पता है धारा 3 में क्या था? धारा 3 में था दहेज को लेने और देने के संबंध में शास्ति यानी कि पेनल्टी। तो बताइए, अगर धारा 3 के तहत दहेज को कोई लेन देन करता है या लेन देन करने के साथ साथ उसका दुष्प्रेरण करता है, यानी कि उकसाता है किसी को, तो बताइए वो दंड का भागी होता है। किस धारा के तहत? धारा 3 के तहत। और यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के तहत दहेज की मांग के लिए दोषी सिद्ध होता है, तो उन दोनों ही केस में जिस व्यक्ति पर दोष आरोपित हुआ है, ये भार उसी के ऊपर होगा अपने आप को निर्दोष साबित करना। ये कोई दूसरा या पुलिस के ऊपर ये भार नहीं है। उस व्यक्ति को सबूत इकट्ठा करके पुलिस को देने होंगे कि देखिए ये सबूत हैं जिनके तहत मैं निर्दोष साबित हो सकता हूँ, या मैं निर्दोषी हूँ, मैं दोष रहित हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है। तो इसमें वही चीज़ लिखी है, के लिए अभियोजित किया गया जाता है वो व्यक्ति, तब यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने इन धाराओं के अधीन कोई अपराध किया है या नहीं किया है। अब देखिए धारा 8 के खा में देखते हैं। धारा के 8 के खा में क्या है कि राज्य जितना चाहे उतना दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकता है। मान लीजिए कोई बड़ा राज्य है, जैसे कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, तो यहाँ पर ये जो दहेज प्रतिषेध यानी दहेज के जो घटनाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उन घटनाओं के लिए ज़्यादा अधिकारियों की ज़रूरत है। तो ये धारा 8 के खा में जोड़ दिया गया है कि जो भी राज्य में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर उन्हें ज़रूरत है दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की, तो उनकी नियुक्ति राज्य कर सकता है जितनी ही उनकी ज़रूरत हो। अब देखते हैं धारा 9 में कि पूरे दहेज से रिलेटेड या दहेज प्रतिषेध से रिलेटेड कोई भी अगर नियम बनाना है तो वो नियम केंद्र सरकार किस धारा के अंतर्गत बना सकती है? धारा 9 के अंतर्गत बना सकती है। और यदि धारा राज्य सरकार को कोई नियम बनाना है दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत, तो वे धारा 10 के तहत ये नियम बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में समझाया है, जिनमें बहुत अच्छे से मैंने आपको दहेज के विषय में बताया और साथ ही साथ क्या समनीय और क्या असमनीय अपराध होते हैं इनके विषय में भी आपको बताया। देखिए धीरे धीरे इसी से जो एक्ट होंगे और भी जो इसमें एक्ट दिए गए महिलाओं से संबंधित, अनुसूचित जाति से संबंधित और साथ ही साथ यातायात से संबंधित और बच्चों से संबंधित, उन सभी अपराध, उन सभी एक्टों के बारे में, वो सब जितने भी एक्ट्स हैं उन सब के बारे में हम लोग एक एक करके पर डे इनके बारे में समझेंगे और जानेंगे और इस तरीके से पूरे मूल विधि को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार UPSI से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर पाएँ, शेयर कर पाएँ, और अगर आपको कोई सजेशन देना है कि हमें क्या क्या चेंजेस इसमें करने चाहिए तो उनको भी आप ज़रूर बताएं।